2022 में बिलग्राम मलानमा ने एक फैसला सुनाया, लेकिन ये फैसला सिर्फ जीत हार का नहीं था। ये फैसला था उन उम्मीदों का, उन जरूरतों का जो अक्सर आंकड़ों के शोर में दब जाती हैं। तो आज हम इन्हीं आंकड़ों के पीछे छिपी असली कहानी को समझेंगे, एक फोरेंसिक एनालिसिस करेंगे, ताकि आने वाले कल के लिए गवर्नेंस का एक साफ ब्लूप्रिंट तैयार हो सके। और इस पूरी पड़ताल की बुनियाद एक बहुत ही सीधी सी बात पर टिकी है। जैसा एमजीआर ने कहा था, भीड़ खरीदी जा सकती है, शोर किराए पर मिल सकता है, अगर जीत चाहिए तो भरोसा कमाना पड़ता है। सियासत की असली करेंसी, असली दौलत वो भीड़ नहीं, लोगों का विश्वास है। चलिए इसी विश्वास की गहराई को नापते हैं। तो हमारा सफर कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगा। सबसे पहले बिलग्राम की जमीनी हकीकत को समझेंगे, फिर 2022 के मैंडेट के आंकड़ों का पोस्टमार्टम करेंगे, उसके बाद पिछले 30 सालों के इलेक्टोरल पैटर्न को देखेंगे, फिर कैंडिडेट की क्रेडिबिलिटी पर नजर डालेंगे और अंत में एक कमबैक के लिए सॉलिड ब्लूप्रिंट पर बात करेंगे, क्योंकि मकसद सिर्फ जीत नहीं, बेहतर शासन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं जमीन से, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल एनालिसिस अधूरा है अगर हम वहां के लोगों को, वहां की मिट्टी को ना समझें। नंबर्स वो तो बस आधी कहानी बताते हैं, असली कहानी तो जमीन की नब्ज पकड़ने से ही मिलती है। बिलग्राम मलानवा ये हरदोई जिले की एक अहम जनरल कैटेगरी सीट है। यहाँ का जो सोशल फैब्रिक है उसमें ज्यादातर ग्रामीण ओबीसी, दलित और ब्राह्मण हैं, और इसी वजह से ये सीट पॉलिटिकल तौर पर बहुत बहुत संवेदनशील हो जाती है। 2022 में यहाँ 3,80,000 से ज्यादा वोटर्स थे और उनमें से 61% से ज्यादा लोगों ने वोट डाला। ये आंकड़ा बताता है कि लोग अपनी बात कहने के लिए, अपनी आवाज सुनाने के लिए कितने बेचैन हैं। और जैसा मैंने कहा, यहाँ की मिट्टी की एक याददाश्त है। वो सिंचाई के अधूरे वादों को नहीं भूलती, फसल का सही दाम ना मिलने का दर्द उसे याद रहता है, अपने बच्चों के भविष्य की चिंता उसे सोने नहीं देती। किसानों की परेशानी, सड़कों के गड्ढे, लोकल रोजगार की कमी, ये सिर्फ चुनावी मुद्दे नहीं हैं, नहीं, ये यहाँ के लोगों की रोज की जिंदगी की एक कठोर सच्चाई है। और कोई भी स्ट्रैटेजी तभी कामयाब होगी जब वो इस सच्चाई से, इस दर्द से शुरू हो। तो इस जमीनी हकीकत को जहन में रखते हुए अब चलिए उन आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं जिन्होंने 2022 का नतीजा तय किया। चलिए इस मैंडेट को डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए, बहुत दिलचस्प कहानी है इनमें। 2017 में बीजेपी को मिले लगभग 82,000 वोट और 2022 में फिर से लगभग 82,000। मतलब उनका कोर वोट बेस बिल्कुल मजबूती से उनके साथ खड़ा रहा। लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी को देखिए, उनका वोट 75,000 से गिरकर 57,000 पर आ गया, यानी सीधे सीधे 18,000 वोट का नुकसान और वोट शेयर में 10% की गिरावट। तो असली सवाल ये नहीं है कि बीजेपी ने क्या जीता, असली सवाल है कि सपा ने आखिर खोया क्या और कहाँ खोया। 24,890 वोट, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 2022 में हार और जीत के बीच की खाई है। जरा सोचिए, 5 साल में हार का अंतर इतना बड़ा कैसे हो गया? इसका जवाब अगले स्लाइड में छिपा है। जवाब है ऑपोजिशन वोट का बंटवारा। साफ दिख रहा है यहाँ। बीजेपी के खिलाफ जो वोट पड़ा वो 3 जगह बट गया। समाजवादी पार्टी को मिले 24%, कांग्रेस को 22% और बसपा को 15%। जब आपका वोट इस तरह से बिखरेगा, सपा, कांग्रेस, बसपा में, तो फायदा किसे होगा? जाहिर है उस पार्टी को जिसका वोट बैंक एकजुट है। भले ही बीजेपी का अपना वोट शेयर थोड़ा कम हुआ, लेकिन विपक्ष के बिखराव ने उनकी जीत आसान कर दी। क्योंकि देखिए, हर एक वोट सिर्फ एक नंबर नहीं होता, ये एक इंसान की उम्मीदों, उसकी डिग्निटी, उसकी आवाज का प्रतीक है। और एक लोकतंत्र में जब हम पब्लिक में कुछ कहते हैं तो उसकी एक जिम्मेदारी होती है। इसलिए जनादेश को सुनना, ठीक से सुनना, चाहे वो हमारे पक्ष में हो या खिलाफ, यही पहला कदम है। लेकिन 2022 के नतीजे को अलग से देखना भी ठीक नहीं होगा। आज जो हो रहा है उसकी जड़ें इतिहास में हैं। तो चलिए जरा पीछे चलते हैं और पिछले 30 साल में बिलग्राम के लोगों का मूड, उनका इलेक्टोरल मिजाज कैसे बदला है, उस पर एक नजर डालते हैं। ये टाइमलाइन, ये बिलग्राम की पॉलिटिकल वॉलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव की कहानी कहती है। देखिए, 1993 में सपा 42% पर आई, फिर बीजेपी ने बढ़त बनाई, और 2012 का साल देखिए, बीजेपी सिर्फ 2.5% पर सिमट गई थी। इससे क्या साबित होता है? यही कि यहाँ का वोटर किसी का बंधुआ नहीं है। वो परफॉर्मेंस देखता है, उम्मीदें देखता है और अपना मन बदलता रहता है।
और इसी वजह से ये सीट हमेशा से एक बैटल ग्राउंड रही है। और ये ट्रेंड सिर्फ विधानसभा तक ही नहीं रुका, लोकसभा चुनावों में भी यही पैटर्न दिखता है। 2019 में बीजेपी ने सपा पर एक डिसाइसिव लीड ले ली थी। ये एक डीप सिस्टेमिक शिफ्ट, एक बड़े बदलाव का संकेत है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। लेकिन याद रखिए, ऐसे बदलाव हवा में नहीं होते। इन बदलावों को जमीन पर एक चेहरा चाहिए होता है, एक उम्मीदवार। तो अब इन आंकड़ों से आगे बढ़कर बात करते हैं उस इंसानी फैक्टर की, यानी उम्मीदवार की। कैंडिडेट की अपनी लोकल क्रेडिबिलिटी कितनी है? क्योंकि लोग पार्टी को वोट देते हैं, बिल्कुल, लेकिन आखिर में वो एक चेहरे पर भरोसा करते हैं। अगर हम सुभाष पाल की बात करें तो उनकी एक बड़ी ताकत है उनका पर्सनल वोट बैंक। उन्होंने 2012 में भी एक अलग टिकट पर 25% वोट हासिल करके ये साबित किया था कि उनकी जमीन पर अपनी एक पहचान है। लेकिन एक कमजोरी भी है, या कह सकते हैं एक चैलेंज है। बार बार पार्टी बदलने से लोगों के मन में विश्वास को लेकर सवाल उठ सकता है, और इस चैलेंज से निपटने का एक ही तरीका है, कैंपेन को पूरी तरह से लोकल विकास के मुद्दों और एक साफ सुथरी छवि पर केंद्रित करना। तो यहाँ सेंट्रल चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि एक पर्सनल वोट बैंक को इंस्टीट्यूशनल जीत में कैसे बदला जाए। ये काम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं कर सकता, इसके लिए एक संगठन चाहिए, एक ऐसी मशीन जो रिजल्ट डिलीवर करे, जो हर बूथ पर मजबूत हो और जिसमें आपसी गुटबाजी ना हो। तो ठीक है, अब तक हमने प्रॉब्लम को डायग्नोज किया, अब इलाज की बात करते हैं। एक ब्लूप्रिंट, एक ऐसा खाका जो मैंडेट को वापस जीतने का रास्ता दिखाए। और ये ब्लूप्रिंट 4 पिलर्स पर खड़ा है। 2027 तक का रास्ता इन 4 कदमों से होकर गुजरेगा। पहला, एक ऐसी कहानी, एक ऐसा नैरेटिव तैयार करना जो लोगों के दिल को छू ले। दूसरा, टारगेट ग्रुप्स को पहचान कर उनसे सीधा संवाद करना। तीसरा, बूथ लेवल पर फ्लॉलेस मोबिलाइजेशन, यानी कोई गलती की गुंजाइश ना हो। और चौथा, डिजिटल और फील्ड ऑपरेशंस को एक साथ जोड़कर काम करना। चलिए इनमें से कुछ पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। पहला पिलर नैरेटिव, यानी कहानी। स्लोगन सोचिए, विकास की दुकान खाली। ये सीधा सीधा मौजूदा सरकार के दावों पर सवाल उठाता है। फिर आवाज भी, राज भी। ये उन लोगों को उम्मीद देता है जिन्हें लगता है कि सिस्टम में उनकी सुनवाई नहीं होती। और मैं आपका हूं, ये कैंडिडेट का लोकल कनेक्शन, उनका अपनापन साबित करता है। देखिए, ये सिर्फ नारे नहीं हैं, ये लोगों की असली तकलीफों, सड़क, पानी, नौकरी से जुड़ने का ब्रिज है। और चौथा पिलर है डिजिटल आउटरीच, यानी व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए हाइपर लोकल कंटेंट पहुंचाना। हर गांव, हर मोहल्ले की अपनी बात, मिस इन्फॉर्मेशन को फैक्ट से काउंटर करना। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। डिजिटल कम्युनिकेशन के इस दौर में वोटर की प्राइवेसी का सम्मान करना सबसे जरूरी है। भारत के डेटा प्रोटेक्शन कानून के मुताबिक किसी से भी कम्युनिकेट करने से पहले उनकी सहमति, उनका कंसेंट लेना अनिवार्य है। ये ना सिर्फ एक कानूनी जरूरत है, बल्कि एक नैतिक दायित्व भी है। और अब इस पूरे विश्लेषण के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, क्योंकि चुनाव जीतना वो तो सफर का एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। असली मंजिल तो गवर्नेंस है, जन केंद्रित शासन। तो एक सवाल खुद से पूछना लाजिमी है, जीत का रास्ता आखिरी मिनट के वादों से बनता है या सालों के काम और कमाए हुए भरोसे से? पॉलिटिकल कैपिटल यानी राजनीतिक पूंजी वो एक रात में नहीं बनते, उसे धीरे धीरे कतरा कतरा करके कमाना पड़ता है। इसलिए जो आखिरी स्ट्रैटेजी है वो परसेप्शन मैनेजमेंट की नहीं है, वो गवर्नेंस को री इंजीनियर करने की है। एक ऐसा सिस्टम बनाने की जो रिस्पॉन्सिव हो, अकाउंटेबल हो और जिसकी पहुंच आखिरी गांव के आखिरी इंसान तक हो। जीत के असली मायने यही हैं। तो बिलग्राम मल्लानवा का जनादेश एक सवाल छोड़ जाता है, क्या सियासत सिर्फ 5 साल में एक बार वोट मांगने का नाम है, या हर दिन लगातार जनता का भरोसा जीतने की एक कठिन साधना? इस सवाल का जवाब ही आने वाले कल की दिशा तय करेगा। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे, एक उद्देश्य।